ट्रेड है हमारी और उनकी, उस हवाले से ये बात की जा रही है। और यहीं पर जब इस सबको हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो जीडीपी है वो 0.3% हो गई है, जबकि इंडिया की जीडीपी जो है वो 7% से ऊपर जा रही है। इंडियन कश्मीर के यासीन मलिक काफ़ी अरसे से जेल में है। उनके हवाले से खबरें आ रही है कि तो उनको उनके हवाले से कहा जा रहा है कि ये डेथ सेंटेंस दी जाए। क्या है इसकी बैकग्राउंड स्टोरी, क्या है? मशाल मलिक साहिबा पाकिस्तान में बैठी है, उनका एक स्टेटमेंट भी आया है कि कश्मीरी इस तरह की चीज़ों से नहीं डरते। ये करना ज़रूरी था क्या? खामोश रह के मीटिंग को हो जाने देते? वो नहीं हो सकता था, क्योंकि फ़ायदा तो कोई हुआ नहीं। 2-1 कंट्रीज़ के अलावा कोई रुका नहीं, किसी ने कोई बात सुनी नहीं पाकिस्तान की। तो इस वक़्त आपको लगता है कि कश्मीर करना ज़रूरी है पाकिस्तान को? का ये मसला है कि पाकिस्तान जो है वो एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट की वजह से, ना कोई कल्चरल एक्सचेंजेस हैं, ना कोई ट्रेड बैन कर दी कि जी उन्होंने फ्ला कर दिया, ये कर दिया। देखें, जब आप वो पॉलिसी ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स और आप मिलिटेंसी को सपोर्ट कर रहे थे या उसको आप इंसर्जेंसी कह लें कि सपोर्ट कर रहे थे, ऑल्दो कि इंडिया उसको टेररिज्म कहता है, वो एक अलग, तो उसमें डेथ पेनल्टी हो सकती है। कोर्ट को देखेगा 100% दी जाएगी। ठीक है, अभी जिस केस में है उसमें नहीं दी है। कोर्ट्स, ये भी बोला जाता है कि कोर्ट्स जो है मुसलमानों को जस्टिस नहीं देते। हम डेथ पेनल्टी मान रहे हैं, कोर्ट मना कर रही है। ये भी देख लीजिए आप। ये तो मेरे ख्याल में ये बात मेरे ख्याल में अब बहुत सारे लोगों को समझ आ गई कि ऐसा नहीं है। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं कि उसमें मुसलमानों के केस थे और बाकी लोगों को, कम्युनिटीज को उसमें सजाएं हुई है। तो मेरे ख्याल ये बात गलत है। कोर्ट है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बर्दाश्त करेंगे। पहला सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है जो आपको ये बढ़ाती है कि कोल्ड वार में आपने लाजम शरीक बनना है। दूसरी तरफ आप इंडिया की मिसालें देते हैं और बड़े हैरत से कहते हैं जी कि इंडिया का जो है वो जीडीपी 7% और फलां % हो गया और हमारा 0% पे अटक गया। लेकिन आपको ये नजर नहीं आता कि ये जीडीपी इंडिया का जो हो रहा है और ये तरक्की हो रही है, उसके पीछे एक पूरा एक फलसफा, एक पस मंजर है और उसका सीधे सीधी जो है एक लॉजिकल, रेशनल और सैन किस्म की इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी है जो नॉन अलाइन मूवमेंट से शुरू होती है। जिस वक्त दुनिया का कोई मुल्क सोच भी नहीं सकता था कि वो या रशिया के साथ ना हो या अमेरिका के साथ ना हो, यानी ये सोच ही महज एक तरह की खुदकशी समझी जाती थी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये इनिशिएटिव लिया कि नो वी आर नॉट गोइंग टू बी स्टूजेस ऑफ एनी इंटरनेशनल पावर। तो नॉन अलाइन मूवमेंट की आगे कंटिन्यूटी हुई। आगे चलते चलते आज तक जो है आप देख लें, अमेरिका से भी उनका ताल्लुक जो है इस वक्त नंबर 1 पार्टनर के तौर पे है। रूस के से वो तेल लेके तो वापस अमेरिका और यूरोप को बेच रहे हैं। चीन के साथ उनका जो है वो सख्त किस्म की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और क्लैशेस और इवन टेंशन के बावजूद जो है बिलियंस ऑफ डॉलर की उनकी तजारत हो रही है। दुनिया के हर काबिल जिक्र फोरम, वो रीजनल है या इंटरनेशनल है, इंडो पैसिफिक में है या यूरोप में है, उसके जो है वो मेंबर हैं। तो इसके बावजूद क्या उनके किसी लीडर के मुंह से आपने सुना कि हमने ये जो कोल्ड वार है इसमें किसके साथ खड़ा होना है? तो अब बात यह है कि पाकिस्तान की जो कमजोर तरीन लीडरशिप हमेशा रही है और है अवाम दुश्मन, जो हमेशा अवाम के कॉन्फ्लिक्ट पे थ्राइव करती है और कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पे खड़ी होती है, उसने ये तय कर लिया है कि हमने किसी एक का स्टूज बनना ही बनना है। यानी हमने इस जंग में जो अब दुनिया को तबाह करेगी और बहुत बड़े बड़े कड़े इम्तहानात में डालेगी, उसमें हमने जो है वो चीन के साथ खड़े होकर मार खाना है और उसके बदले में $2 बिलियन लेना है। तो आईएमएफ को ये नजर नहीं आ रहा। आईएमएफ, अगर आपने तमाम शराइत मान ली और आईएमएफ को बार बार बता भी दिया कि भाई हमने तो सारी शराइत मान, जरूरत है इस वक्त जिस तरह से हमारी हालत हुई हुई है बहुत ज्यादा इकोनॉमी वाइज अगर हम बात करें, तो क्या पाकिस्तान को थोड़ा सा लचक दिखानी चाहिए और बात करनी चाहिए? मतलब कश्मीर छोड़ के, जो कि पहले के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने भी कहा था कि कश्मीर थोड़े टाइम के लिए छोड़ दें, 10 साल या 20 साल के लिए, और ट्रेड वगैरह करें। क्या ये पॉसिबल है? पाकिस्तान के लिए पॉसिबल है कैसे इस तरह का स्टेप ले सके? देखिए, अनफॉर्चुनेटली नेबर्स में, इस रीजन में नेबर्स में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो कलेक्टिव विजडम नहीं है।
कि हम जो है वो एक पैरेलल, यानी कि एक तरफ इशू भी चल रहा हो और दूसरी तरफ हम बाकी अपने ट्रेड पे फोकस कर सके या इकोनॉमिक टाइज पे फोकस कर सके, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है। अब ये कहना कि लोग भगा देंगे इसका फैसला, तो ना मैंने करना है ना आपने करना है, ये तो लोगों ने करना है। और जो डिसाइड हुआ है, या जो जब नेहरू साहब ये मामला लेके गए थे यूनाइटेड नेशन में, तो तब यही डिसाइड हुआ था, प्लेबिसाइड हुआ था, उसकी 3 वो कंडीशंस थी। 3 कंडीशंस में जाहिर है वो मिलिट्री अपनी विथड्रॉ करेंगे, हम करेंगे, वो करेंगे। तो ये वो चीजें होती हैं कि अगर आप इसको इस अंदाज में ले लें कि जी ये मसला क्या इस तरीके से, जिस तरीके से बताया जाता है उसका वो कुछ सोल्यूशन है, सोल्यूशन अगर रियलिटी में देखा जाए तो नहीं है। आई मीन कि ठीक है वो एक लिखी हुई बात है कि ठीक है उस रेजोल्यूशन पे इत्तेफाक हो गया, लेकिन दुनिया में जो टेरिटोरियल जब आप उसको ले लेते हैं, जैसे गोवा की एक मिसाल है, 450 साल पोर्चुगल ने वहां पे हुकूमत की। वहां पे जब 565 रियासतों में जब ब्रिटेन के साथ हमारा आज़ादी का मुआहिदा हुआ, वो छोड़ के जा रहे थे, तो 5 रियासतें ऐसी थी जिसमें फ्रांस के पास थी, पोर्चुगल के पास थी, तो उनके साथ तो विड्रॉल का हमारा कोई फ्रीडम का कोई वो नहीं हुआ था। तो उनसे कैसे हमने अटेन की, या इंडिया ने उनसे रियासतें कैसे ली? इसी तरीके से ली कि गोवा में फोर्स यूज की। फोर्स यूज करने के बाद गोवा में जो पोर्चुगल था वो यूनाइटेड नेशन में चला गया। उसको सोवियत ने, क्योंकि उस वक्त ये जरा सोवियत के साथ इनके रिलेशन जो बहुत अच्छे थे, सोवियत उसको वहां पे वीटो कर देता था। तो जो इंटरनेशनल ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होते हैं ना, इनको लिखी गई बातों के मुताबिक जो है वो कभी भी ये सॉर्ट आउट नहीं हुआ करते। अगर इस तरह से सॉर्ट आउट हुआ करते तो मेरे हाल में हम सब बैठ के जो लिखा हुआ है वो पढ़ते और बैठ के उसको कहते कि तू पीछे हट जा, मैं पीछे हट जाता हूँ, और इसका डिसाइड ये मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर भी डिसाइड नहीं हुआ करता। ये डिसाइड हुआ करता है कि जो जिसके पास उस वक्त उसकी जो उसकी माइट है वो डिसाइड करती है। अगर इंडिया मॉरली अपने आप को जस्टिफाई करना चाहे और हम कहें कि नहीं मॉरली और मोरालिटी के ऊपर रख के देखा जाए, तो इंडिया तो जूनागढ़ में भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, हैदराबाद में भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। इसी तरीके से अगर हम पर बलोचिस्तान के ऊपर बात की जाती है, तो हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हों, या कुछ इवन टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए भी आप मोरालिटी में नहीं जाते। मतलब अगर आप कोई इंसर्जेंसी हो रही है तो आप उसको क्रश डाउन करते हैं। वहां पे अगर आप किसी को जाके कहेंगे कि जी ये आप टेरिटोरियल इंटेग्रिटी या वो फ्रीडम फाइटर है या इंसर्जेंट है, तो आप उसको क्रश डाउन क्यों कर रहे हैं? उसका तो फंडामेंटल राइट है कि अगर उसको आज़ादी चाहिए तो अपनी आवाज़ उठाए। तो वहां पे दुनिया ये मोरालिटी की तरफ नहीं जाएगी, वहां दुनिया जाएगी कि जी मेरे पास ताकत है, मैं जब तक उसको कंट्रोल कर सक। यही मसला ताइवान और चाइना का है, मेनलैंड चाइना का। ताइवान के ऊपर तो वो जंग लड़ने को तैयार हो गया कि एक और वर्ल्ड वॉर हो सकती है। तो ना तो मोरालिटी चाइना को पढ़ाई जा सकती है, ना जो है वो अमेरिका को पढ़ाई जा सकती है। इनमें से जो ताकत है वो ये बैलेंस ऑफ पावर, इसी को तो कहते हैं। जी आरजू।